आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 81। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज नॉट करेक्ट, यानी हमको गलत वाला बताना है, नॉट करेक्ट बताना है। तो यहाँ पर देखिए, द आउटर मेम्ब्रेन रिसेम्बल्ड ए सीप, सीप का मतलब छलनी जैसे, जैसे जिससे आटा छाना जाता है। तो आउटर मेम्ब्रेन रिसेम्बल्स एज सीप मतलब छलनी जैसे, उसमें छिद्र होते हैं। द आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू ऑल काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल, जाहिर सी बात है कि उसमें छिद्र होंगे तो सारे प्रकार के जो अणु होंगे उसके अंदर आ जा सकते हैं, यानी अणुओं के लिए वो परमिएबल है। द इनर मेम्ब्रेन इज हाईली कन्वोल्यूटेड फॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ इनफोल्डिंग, जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा कन्वोल्यूटेड मतलब मुड़ी हुई रहती है और उसमें बहुत सारी फोल्डिंग यानी घुमाव पाए जाते हैं। अब देखिए सी वाले में कह रहा है कि द एंजाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन आर एम्बेडेड इन द आउटर मेम्ब्रेन, यही गलत है, इनर मेम्ब्रेन होना चाहिए। इनर मेम्ब्रेन में जो क्रिस्टी होती है उस क्रिस्टी में F1 पार्टिकल होते हैं, वहीं पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र वाली चेन चलती है। तो ये इनर मेम्ब्रेन में होता है, आउटर मेम्ब्रेन में नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर बनाया गया है। इनर मेम्ब्रेन में देखिए क्रिस्टा है, इनर मेम्ब्रेन ये स्पेस है आउटर और इनर के बीच में, ये मैट्रिक्स है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। ये आउटर मेम्ब्रेन में पोर होते हैं जिसमें मॉलिक्यूल के लिए वो परमिएबल होती है। अब देखिए नई वाली जो बुक है उसमें इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में नहीं लिखा गया है, सिर्फ इतना लिखा गया है कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। द मैट्रिक्स आल्सो पॉसेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है मैट्रिक्स में, यानी जो अंदर तरल पदार्थ भरा रहता है। और फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल भी होते हैं, राइबोसोम होते हैं, वो भी 70S होते हैं, रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं। द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, माइटोकॉन्ड्रिया फिजन यानी खंडन द्वारा विभाजित होती है। तो ये चीज़ लिखी है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है अब जो है नई वाली एनसीईआरटी के हिसाब से यहाँ पर बुक में नहीं दिया गया है, आगे किसी चैप्टर में दिया गया हो। रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में हमारी समझ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन के बारे में दिया गया होगा, तो हमारा सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, वैसे इस बुक में नहीं है तो ज़्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, और जो एनसीईआरटी में हमने पढ़ा वही दिया होगा। तो कह रहा है द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज स्मूथ, जो बाहरी भित्ति है या झिल्ली है माइटोकॉन्ड्रिया की वो चिकनी होती है। परमिएबल टू मोस्ट स्मॉल मॉलिक्यूल, ज़्यादातर छोटे कणों के लिए वो पारगम्य होती है। कंटेंस फीवर एंजाइम एंड इज पुअर इन प्रोटीन्स, बहुत सारे कुछ एंजाइम भी इसमें पाए जाते हैं और प्रोटीन कुछ मात्रा में होती है। इट हैज़ पोरिन प्रोटीन विच फॉर्म चैनल फॉर द पासेज ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू इट, इसमें पोरिन प्रोटीन पाई जाती है। अब देखिए इस सब का एनसीईआरटी में जिक्र नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा लिख रहा है। तो पोरिन, पोर शब्द से पोरिन बना है, पोर का मतलब छिद्र, तो प्रोटीन के छिद्र बने होंगे, वो पोरिन प्रोटीन है, इसलिए इसका नाम भी पोरिन रखा गया है। तो उसी से वो जो मॉलिक्यूल है चैनल से पास होते हैं। इट अलाउ अपटेक ऑफ सब्सटेंस एंड रिलीज ऑफ एटीपी, ये क्या करता है कि पदार्थों को अपटेक कर सकता है यानी ग्रहण कर सकता है और ऊर्जा एटीपी के रूप में रिलीज कर सकता है। द इनर मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल एंड रेगुलेट द पासेज ऑफ मटेरियल इनटू द आउट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियम, जो अंदर वाली झिल्ली होती है वो सेमी परमिएबल होती है यानी अर्ध पारगम्य होती है, और ये भी मटेरियल को बाहरी झिल्ली में या माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर ले जाने में सहायता करती है। इट इज रिच इन एंजाइम एंड कैरियर प्रोटीन, इसमें एंजाइम की बहुतायत में मात्रा पाई जाती है अंदर वाली झिल्ली में,
और प्रोटीन भी पाई जाती है जो कैरियर प्रोटीन होती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान को पदार्थों को ले जाती है, उसका नाम परमेज है। इट इज यूजुअली प्रोड्यूसेज इनटू न्यूमरस इनफोल्ड कॉल्ड क्रिस्टी, सिंगुलर क्रिस्टा। इसके अंदर बहुत सारी झिल वो पाई जाती हैं फोल्डिंग, जैसा कि हम देख रहे हैं। इनको क्रिस्टा कहते हैं सिंगल में, और बहुत मात्रा में मल्टी यानी बहुवचन में इसको क्रिस्टी कहते हैं। अब देखिए आगे आ जाता है, कैराइट बियर्स माइन्यूट रेगुलरली स्पेस्ड लॉलीपॉप शेप्ड पार्टिकल नोन एज आक्जीसोम। इसमें लॉलीपॉप मतलब चटुआ, जो बच्चे देखे होंगे, एक लकड़ी रहती है उसमें ऊपर गोल सा वो लगा रहता है मीठा खाने का पदार्थ, उसी को छोटे बच्चे चूसते हैं, उसी को लॉलीपॉप कहते हैं। तो उसके जैसा एक पार्टिकल लगा रहता है जिसको आक्जीसोम बोलते हैं। द रेस्ट ऑफ द इनर मेम्ब्रेन कंटेन्स द इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल आफ्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो जो इनर मेम्ब्रेन है उसी में इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाते हैं। तो एनसीईआरटी जो नई वाली है इसमें नहीं दिया गया है, ये पुरानी एनसीईआरटी में था। हो सकता है कि जो आगे हम लोग चैप्टर पढ़ें उसमें ये दिया गया हो, रेस्पिरेशन वाला। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है 82, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सीलिया इज नॉट करेक्ट। गलत पूछ रहा है हमको, गलत बताना है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है सीलिया कंटेन्स एन आउटर रिंग ऑफ 9 डॉपलेट मॉलिक्यूल एंड सराउंडिंग 2 सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये हमारा सही है। सीलिया आर हेयर लाइक सेल्यूलर अपेंडेज, ये भी सही है। माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ सीलिया आर कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन, ये भी सही है। द ऑर्गेनाइज्ड बीटिंग ऑफ सीलिया इज कंट्रोल्ड बाय फ्लक्सेज ऑफ माइथर्म कैल्शियम आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यही हमारा गलत है और गलत ही हमको बताना है। अब इसको थोड़ा सा एनसीईआरटी में देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पर देखें एनसीईआरटी में सीलिया दिया गया है, इसमें 9+2 अरेंजमेंट होता है, यानी 9 बाहर हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 अंदर है, इसी को 9+2 अरेंजमेंट बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन में जाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सीलिया कंटेन्स आउटर रिंग ऑफ 9 डॉपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड सराउंडिंग 2 सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल। तो 9 डुप्लेट हैं और बाहर अंदर 2 सिंगलेट हैं। यहाँ पर देखिए डबल डबल है और यहाँ पर सिंगल सिंगल है, इसको ध्यान देना। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तीसरा कह रहा है सीलिया आर हेयर लाइक सेल्यूलर अपेंडेजेस। तो सीलिया जो होते हैं ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। सीलिया सीलियम एंड फ्लैजिलम आर हेयर लाइक आउट ग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये भी हमारा दूसरा वाला भी सही हो गया। तीसरा है डी वाला माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ सीलिया आर कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन। तो ये ट्यूबुलिन के बने होते हैं, ये भी बात हमको पता है। यहाँ पर देखिए लिखा है द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिज एंड इज आल्सो इंक्लूड बाय ए सेंट्रल शीथ विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द डुप्लेट ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच पेरिफेरल डुप्लेट बाय ए रेडियल स्पोक। यहाँ पर देखिए साइटोस्केलेटन में लिखा हुआ है एंड इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंट्स प्रोटीनियस स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट द साइटोप्लाज्मिक कलेक्टिवली रिफर टू एट द साइटोस्केलेटन। तो ये सब जो है ट्यूब्यूलिन के बने होते हैं। ट्यूब्यूलिन वर्ड नहीं यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन ट्यूब्यूलिन के बने होते हैं। अब देखिए अगला हमारा आ जाता है द ऑर्गेनाइज बीटिंग ऑफ सीलियस कंट्रोल बाय फ्लक्सेज ऑफ माइथर्म कैल्शियम आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो ये चीज़ एनसीईआरटी में अब नई वाली में कहीं पर भी नहीं लिखी गई है, नई एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखी गई है। तो मान के चलिए कि अब आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब इसको पढ़ते हैं और समझ के करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सीलिया आर 9 हेयर लाइक
वाइब्रेटाइल पढ़ चुके हैं। साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेज बोर्न बाय सर्टेन सेल टाइप्स, दियर मूवमेंट आइदर प्रोपेल द ऑर्गेनिज्म और मूव द मीडियम past a fixed cell. The cilia are enclosed by a unit membrane which is an extension of the plasma membrane of the cell. Within the membrane is a fluid matrix having a supporting axial shaft of axoneme. The microtubules, single as well as double, are composed of the globular unit of the protein tubular. The arm of a microtubule contains a protein dynein. The latter is ATPase enzyme which catalyzes hydrolysis of ATP to ATP and transfer the free energy released directly to the ciliary work. तो ये सब बात है, लेकिन कैल्शियम आयन का जिक्र नहीं है। तो द ऑर्गेनाइज्ड बीटिंग ऑफ सीलियस कंट्रोल बाय फ्लक्सेज ऑफ माइथर्म कैल्शियम आयन क्रॉस द मेम्ब्रेन, ये गलत है। एटीपी के द्वारा जिसे एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी के द्वारा जो फ्लक्स हैं वो आते हैं। बीटिंग मतलब पीटने के लिए, इधर उधर लहराने के लिए, ना कि कैल्शियम आयन से। तो बी हमारा गलत होगा और गलत ही पूछा जा रहा है, इसलिए यही सही होगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, ए मेजर ब्रेक थ्रू इन द स्टडीज ऑफ सेल केम with the development of electron microscope. This is because कह रहा है कि सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मतलब रुकावट किस सेल की स्टडी में क्यों आ गई, जबकि जो है माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हो चुका था। तो रुकावट फिर सेल के अध्ययन में या स्टडी में क्यों आ गई, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, मेजर ब्रेक थ्रू इन द स्टडीज ऑफ सेल केम विद द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि लाइट माइक्रोस्कोप के बाद जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ, तो सेल की स्टडी में और ज़्यादा अच्छा ग्रोथ हुई, ये कहने का मतलब है। थोड़ा सा यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा गया है उससे उल्टा प्रतीत होता है। तो चूँकि लाइट माइक्रोस्कोप की तुलना में जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसके रिजॉल्विंग पावर बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम बहुत सूक्ष्म चीज़ों को सेल के अंदर देख सकते हैं। तो बी वाला जो विकल्प है, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज मच हायर देन दैट ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, ये हमारा सही हो जाएगा। तो बी वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। स्टेटमेंट थोड़ा सा कहीं गड़बड़ लग रहा है। तो माइक्रोस्कोप आर यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ सेल्यूलर स्ट्रक्चर। सेल चूँकि बहुत छोटी है, इसलिए सूक्ष्मदर्शी को हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। दे आर यूज्ड टू मैग्नीफाई स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। सूक्ष्मदर्शी से क्या होता है कि जो छोटे पदार्थ हैं उनको देखने में आसानी हो जाती है, क्योंकि ये उनको बड़ा करके दिखा देता है। इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फोकस्ड थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज। जो हमारी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस लगे रहते हैं, उनके माध्यम से इलेक्ट्रॉन की एक बीम को फोकस किया जाता है। इट कैन मैग्नीफाई वेरी स्मॉल डिटेल विद हाई रिजॉल्विंग पावर। इट कैन मैग्नीफाई वेरी स्मॉल डिटेल विद हाई रिजॉल्विंग पावर। इसकी हाई रिजॉल्विंग पावर होने की वजह से छोटी सी छोटी चीज़ को के डिटेल को हम समझ सकते हैं। द इंक्रीज रिजोल्यूशन रिजल्ट फ्रॉम द शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम। ये जो रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा करने का सिस्टम है वो इसलिए हो पाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम की जो वेवलेंथ है वो कम होती है। तो बी वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 85 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है कि क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट इज लोकेटेड ऑन। तो जो क्लोरोफिल होता है, देखिए थाइलाकॉइड होता है, थाइलाकॉइड के अंदर ग्रेना होती है, ग्रेना के अंदर क्लोरोफिल के छोटे छोटे पार्टिकल पाए जाते हैं। तो यहाँ फिगर देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखें, ये जो एक थैला है उसी को थाइलाकॉइड कहते हैं, और जो सिक्के जैसी संरचना है
इस थैले में भरी हुई हैं, इन्हीं को हम ग्रेना कहते हैं। और इन्हीं ग्रेना में क्या होता है कि क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। तो हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं। थैलाकोइड आर द फ्लैटेंड सैक लाइक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। जो थैलाकोइड होता है ये सैक लाइक मतलब खोखला, जिसमें भीतर कुछ रखी जा सकती है, झिल्ली का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। दैट आर स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ वन अनदर टू फॉर्म द ग्रेना ऑफ प्लांट क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्या होता है कि इसमें स्टॉक मतलब एक के ऊपर एक रखे होते हैं, ग्रेना जिनको कहते हैं, टॉप ऑफ वन अनदर मतलब एक ऊपर तो उसके नीचे नीचे ऐसे करके रखे होते हैं प्लांट के क्लोरोप्लास्ट, इसी ग्रेना में। क्लोरोफिल एंड अदर फॉर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर सिचुएटेड इन द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। जो क्लोरोफिल होता है या अन्य जो प्रकाश संश्लेषण करने वाले रंजक या पिगमेंट हैं, वो सब थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में होते हैं। विच आर द साइट ऑफ द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमसे पूछा क्या जा रहा है कि क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट इज लोकेटेड इन। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर आ रहा है कि क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में कहाँ लोकेटेड होता है। तो अब यहाँ पर देखिए थाइलाकोइड आर द फ्लैटेंड सैक लाइक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दैट आर स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ वन another to form the grana of plant chloroplast। ग्रेना ऑफ प्लांट क्लोरोप्लास्ट यानी ग्रेना का संबंध क्लोरोप्लास्ट से। लेकिन यहाँ पर देखिए क्लोरोफिल कह रहा है कि क्लोरोफिल एंड अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर सिचुएटेड इन द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन व्हिच आर द साइट फॉर द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन अब इस चैप्टर में इतना डिटेल यहाँ पर नहीं दिया गया है। कहीं पर देखिए थाइलाकोइड है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये इतना आ गया है, और इन्हीं में ग्रेना पाए जाते हैं। क्वाइन देखिए सिक्के जैसी संरचनाएं हैं। और जो है इसमें ऐसा कुछ क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन द थाइलाकोइड। देखिए क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो थाइलाकोइड में प्रेजेंट है, इसको ध्यान देना है। और थाइलाकोइड में कहाँ पे प्रेजेंट है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। तो कुल मिलाकर के देखिए क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट इज लोकेटेड इन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, लेकिन इसमें देखिए कहीं भी वो ऑप्शन नहीं है। तो ग्रेना को फिर हम लोग सही करेंगे। और लाइट रिएक्शन ग्रेना में होती है, तो ग्रेना एंड स्ट्रोमा नहीं सही हो सकता। तो इन बातों को बारीकियों को समझना है कि अगर थाइलाकोइड मेम्ब्रेन दे दिया होता तो फिर हम उसको आंसर मारते। तो यहाँ पर आप लोग क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन थाइलाकोइड, इसको जो है अंडरलाइन कर लीजिए। यही बारीकियाँ हमको जो है एनसीईआरटी में अंडरलाइन करनी है। अब देखिए आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 85। कह रहा है कि ए स्टूडेंट विशेस टू स्टडी द सेल स्ट्रक्चर अंडर ए लाइट माइक्रोस्कोप हैविंग 10 माइथर्म एक्स आई पीसेज एंड 10 माइथर्म मतलब कि गणित के हिसाब से 10 गुना एक्स आई पीस एंड 45 माइथर्म एक्स ऑब्जेक्टिव। ही शुड, देखिए आई पीस और ऑब्जेक्टिव दो लेंस होते हैं माइक्रोस्कोप में। जिधर आँख लगा के देखते हैं उसे आई पीस बोलते हैं, और बाद दूसरे वाले को जिससे जो वस्तु की तरफ होता है उसे ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है ही शुड इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ लाइट सो एज टू गेट द बेस्ट पॉसिबल रिजोल्यूशन। तो कह रहा है आई पीस की जो है जो क्षमता है वो 10 माइथर्म एक्स है यानी 10 गुना, और ऑब्जेक्टिव वाले लेंस की 45 गुना। तो कह रहा है कि ये जो रंग दिए गए हैं इस रंग में से कौन सा लाइट का रंग है जो इस रिजोल्यूशन को देखने में पॉसिबल होगा। तो ए वाला आंसर हमारा
करेक्ट है इसमें और कैसे करेक्ट है इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए रिजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वेवलेंथ हमारी इस तरह से चलती है। अब वेवलेंथ जैसे ये इतना दूरी है दो ऊंचाई के बीच, इसको वेवलेंथ कहते हैं। और ये अगर हम यहाँ पर एक लाइन खींच दें ऐसे, तो ये जो ऊंचाई होती है इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, हिंदी में आयाम बोलते हैं। लैम्डा वेवलेंथ, इसको हिंदी में तरंगदैर्ध्य बोलते हैं। तो ये देखिए जितनी कम होगी, ऐसे ऐसे होगी, ऐसे ऐसे जितना कम होगी तो उतना तीक्ष्ण होगी ये लाइट। वेवलेंथ जितना कम होगी उसके रिजोल्यूशन पावर उतना ज़्यादा होगी। तो इसीलिए कह रहा है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ लाइट यूज्ड रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन पावर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/वेवलेंथ की, यानी वेवलेंथ जितनी कम होगी ये रिजोल्यूशन पावर उतना ज़्यादा होगी। आउट ऑफ द 4 ऑप्शन गिवन, ब्लू लाइट हैज मिनिमम वेवलेंथ एंड हेंस मैक्सिमम रिजोल्यूशन। तो जो ब्लू लाइट है हमारी, इसकी वेवलेंथ सबसे कम है। और वेवगेवर जब हम लोग लिखते हैं इसको देखना, तो लाल की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है और ब्लू की कम होगी इन सब में। येलो उसके बाद आ रहा है, ग्रीन बाद आ रहा है, ऑरेंज बाद आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा कम वेवलेंथ किसकी है? बी वाले की, यानी ब्लू की। इसलिए ये आंसर हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे कम है तो रिजोल्यूशन पावर सबसे ज़्यादा होगी। आइए अब हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 86। कह रहा है अकॉर्डिंग टू वाइडली एक्सेप्टेड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेल मेम्ब्रेन आर सेमी फ्लूइड। जो सेल मेम्ब्रेन है वो अर्ध तरल है। वेयर लिपिड एंड इंटीग्रल प्रोटीन आर कैन डिफ्यूज रैंडमली। जहाँ पर क्या है, लिपिड और इंटीग्रल प्रोटीन जो है ये डिफ्यूज होती है रैंडमली, मतलब उसका कोई नियम नहीं है। In recent years, this model has been modified in several respects. कुछ अभी सालों में इस मॉडल में कुछ थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ है। तो इन दिस रिगार्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ध्यान दीजिए, इनकरेक्ट बताना है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट। तो प्रोटीन इन सेल मेम्ब्रेन कैन ट्रेवल विद इन द लिपिड लेयर, ये तो सही है कि जो लिपिड लेयर होती है उसके अंदर प्रोटीन उसी में ट्रेवल कर सकती है। प्रोटीन कैन रिमेन्स कन्फाइंड विद इन सर्टेन डोमेन्स ऑफ द मेम्ब्रेन। तो प्रोटीन कैन रिमेन्स कन्फाइंड विद इन सर्टेन डोमेन्स ऑफ द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के सर्टेन डोमेन में प्रोटीन भी रह सकती है। मैनी प्रोटीन्स रिमेन्स कम्प्लीटली एम्बेडेड विद इन द लिपिड लेयर। बहुत सारी प्रोटीन ऐसी है जो लिपिड की लेयर में पूरी तरह से डूबी हुई रहती है। अब आ जाता है बी, कह रहा है प्रोटीन कैन आल्सो अंडरगो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इन द लिपिड लेयर। ये गलत है। लिपिड लेयर फ्लिप फ्लॉप मतलब मोशन कर सकती है, ना कि प्रोटीन। तो ये हमारा गलत हो गया। इसको थोड़ा एनसीईआरटी में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिगर है, इसको हम बहुत बार देख चुके हैं। ये फास्फोलिपिड बाइलेयर है दोनों तरफ, और ये बीच में इंटीग्रल प्रोटीन है और ये बाहर पेरिफेरल प्रोटीन है। शुगर है, ये कोलेस्ट्रॉल है। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, तो यहाँ देखिए सेल मेम्ब्रेन के बारे में जितना दिया गया है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में कहीं नहीं लिखा गया है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं और आंसर को समझने का प्रयास करते हैं। प्रोटीन कैन आल्सो अंडरगो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इन द लिपिड लेयर, ये गलत है। केवल लिपिड लेयर फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करती है। ये पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है। तो बी आंसर हमारा करेक्ट है और इसका डिटेल अब नई एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, तो इसको ज़्यादा हम लोग इस पर फोकस नहीं करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल देयर इज रैपिड इंटरनल मोशन इन्वॉल्विंग फ्लेक्सिंग विद ईच लिपिड मॉलिक्यूल
A rapid lateral diffusion of the lipid is possible and a slow flip-flop motion, that is transfer of lipid molecule from one side to the bilayer of the other। यानी जो लिपिड वाली लेयर है उसमें लिपिड के मॉलिक्यूल एक लेयर से दूसरे लेयर में जा सकते हैं, यही मतलब स्लो फ्लिप फ्लॉप मोशन है। द लिपिड मॉलिक्यूल माइट आल्सो रोटेट अबाउट दिस एक्सिस, जो लिपिड के मॉलिक्यूल हैं ये रोटेट भी कर सकते हैं एक्सिस में। द प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन आर कंसर्न इन द एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ द मेम्ब्रेन, जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी को समझते हैं मेम्ब्रेन में। दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ विद ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट के साथ, एंड विद ए रिसेप्टर फंक्शन, और रिसेप्टर की तरह भी फंक्शन करते हैं। द लिपिड बाइलेयर प्रोवाइड द परमिएबल बैरियर, जो लिपिड बाइलेयर है ये परमिएबल बैरियर प्रोवाइड करता है। तो ये चीज़ होती है। कुल मिलाकर के प्रोटीन लेयर फ्लिप फ्लॉप मोशन नहीं करती है, लिपिड लेयर करती है, इसलिए ये गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 87 आ जाता है, कह रहा सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड फॉर मोमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड्स पोल। तो जो सेंट्रोमियर होती है, जब सेल डिवीजन होता है तो उसकी एक स्टेज में क्या होता है कि सेंट्रोमियर से क्रोमोसोम दो पार्ट में फट जाता है। जैसे मान लीजिए ये क्रोमोसोम है और यहाँ पर सेंट्रोमियर से इस तरह जुड़ा हुआ है, तो ये दो पार्ट में बीच से फट जाता है, एक पार्ट ऐसे अलग हो जाता है, एक पार्ट ऐसे अलग हो जाता है, और ये पोल की ओर जाता है। तब जब ये पार्ट फट के अलग होता है तो इसी को हम लोग क्रोमैटिड कहते हैं। तो मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड्स पोल ये हेल्प करता है सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर इज द पॉइंट एट विच द टू क्रोमैटिड, अब देखिए अलग अलग हुए तो क्रोमैटिड, और दोनों क्रोमैटिड मिल गए तो क्रोमोसोम। तो वही कह रहा है सेंट्रोमियर इज द पॉइंट एट विच द टू क्रोमैटिड ऑफ ए क्रोमोसोम आर हेल्ड टुगेदर, यानी जुड़े रहते हैं। ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम द स्पिंडल फाइबर ऑन विच द क्रोमैटिड मूव, एक स्पिंडल फाइबर होते हैं जहाँ पर क्रोमैटिड मूव कर सकते हैं और अटैच टू द सेंट्रोमियर, ये सब सेंट्रोमियर पर अटैच होते हैं, जो एक पॉइंट होता है। क्रॉसिंग ओवर इन्वॉल्व फिजिकल एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो क्रॉसिंग ओवर होता है इसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल के जो हमारे क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज होता है। तो उसमें क्या होता है कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम का एक्सचेंज होता है। साइटोप्लाज्मिक क्लीवेज इन द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होता है। ट्रांसक्रिप्शन इन द प्रोसेस इन विच द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ डीएनए इज ट्रांसफर्ड टू एमआरएनए एट द फर्स्ट स्टेप इन प्रोटीन सिंथेसिस। इन सब का कोई मतलब नहीं, जितना हमने बताया वही सही है, तो ये वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 88 आ जाता है, तो कह रहा है केमी ऑस्मोटिक थियरी ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन द क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज बेस्ड ऑन, तो बेस्ड होती है प्रोटॉन ग्रेडियंट पर। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब ये समझिए कि जैसे ऊपर हम किसी पत्थर को छत पे ले जाएं, वहाँ से छोड़ें तो अपने आप नीचे आ जाता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो इसी प्रकार ग्रेडियंट में क्या होता है, जो है एक तरफ ज़्यादा एनर्जी का लेवल होता है, एक तरफ कम एनर्जी का लेवल होता है। तो ज़्यादा एनर्जी के लेवल से कम एनर्जी के लेवल की तरफ पार्टिकल चलते हैं। हालांकि ये थियरी केमी ऑस्मोटिक थियरी अभी जो चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा ही नहीं, तो इसकी ज़्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे। तो देखिए केमी ऑस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो अब रेस्पिरेशन चैप्टर या फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ेंगे तो हो सकता है वहाँ एक क्वेश्चन आए, अभी इस चैप्टर में नहीं है। तो जो केमी ऑस्मोटिक थियरी है, केमी ऑस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस है, कपलिंग का मतलब खिंचाव। जैसे हम बोतल में तेल भर देते हैं, बत्ती डाल देते हैं, ऊपर आग लगा देते हैं, तो बोतल का जो तेल है वो खिंचाव होकर खुद अपने आप ऊपर आता रहता है और जलता रहता है। तो इसी कपलिंग को बोलना है कि मतलब कैसे जोड़ा में
इस तरह से खिंचता चला आता है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और फोटोफास्फोराइलेशन हमारा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है। तो ये कीमोऑस्मोटिक थ्योरी के बारे में मिचेल नामक वैज्ञानिक ने आइडिया दिया और कीमोऑस्मोटिक कपलिंग का जो आइडिया है मतलब मिचेल ने दिया। तो ही सजेस्ट दैट ए कंसनट्रेटेड टेंशन gradient of proton is stabilized across the mitochondrial membrane because there is an accumulation of hydrogen ion on one side of the mitochondrial membrane। तो इन्होंने मिचेल वैज्ञानिक ने बताया हमको कि जो कीमोऑस्मोटिक थ्योरी है इसके अंदर कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन है उसमें हाइड्रोजन आयन एक तरफ ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे एक तरफ हाइड्रोजन का एक्युमुलेशन हो जाता है, यानी एक तरफ ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे एक तरफ कम होंगे, यानी ग्रेडियंट जनरेट हो जाएगा, प्रवणता जिसको हिंदी में कहते हैं। द प्रोटॉन एक्युमुलेशन इज नेसेसरी फॉर एनर्जी ट्रांसफ़र। जो प्रोटॉन का एक्युमुलेशन है ये जरूरी है एनर्जी के ट्रांसफ़र के लिए टू द इंडरगोनिक एडीपी फास्फोराइलेशन प्रोसेस। किस काम के लिए? इंडरगोनिक एडीपी फास्फोराइलेशन के लिए। अब ये इस चैप्टर में नहीं है तभी उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, आगे जब चैप्टर आएगा तो उसमें समझेंगे। तो कुल मिला के डी विकल्प हमारा करेक्ट है, प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब क्वेश्चन नंबर 89 आ जाता है, कह रहा है द मेन ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्विंग इन मॉडिफिकेशन ऑफ एंड आउटिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स टू दियर डेस्टिनेशन इज। तो द मेन ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्विंग इन मॉडिफिकेशन एंड आउटिंग of newly synthesized proteins to their destination is। तो नई जो प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है और उसका डेस्टिनेशन हो रहा है, उस मॉडिफिकेशन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो वह हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर में क्या होता है कि राइबोसोम पाया जाता है, उसी राइबोसोम की वजह से प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ये देखिए जो दाने हैं राइबोसोम के, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, RER का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। तो प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। करा द टीलोमियर ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ द ग्वानिन रिच रिपीट्स। तो देखिए जैसा कि नाम से पता चल रहा है टीलोटेल यानी एक किनारा है जो है क्रोमोसोम का जिसको टीलोमियर बोलते हैं। तो द टीलोमियर ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ गुआनिन रिच रिपीट्स। अब ये देखिए इस चैप्टर में नहीं है फिर भी आ गया है तो इसको पढ़ते हैं। तो टीलोमियर आर नॉन स्टिकी टर्मिनल एंड। तो टीलोमियर होता है क्रोमोसोम का चिपचिपा एक किनारा होता है। इट हैज हेटेरोक्रोमैटिन एंड रिपीटेटिव DNA। ये हेटेरोक्रोमैटिन पाया जाता है, हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन दो हैं, तो हेटेरोक्रोमैटिन पाया जाता है और ये रिपीटेटिव DNA। तो अब ये चैप्टर में नहीं है इसलिए आगे चैप्टर में आएगा तो देखेंगे। अभी इसको स्टार लगा लीजिए, ये इस चैप्टर में नहीं है तो अगर आगे नहीं होगा तो अब नीट में नहीं पूछा जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है 91। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।